Sir, will you share the Yeah, I will PDF share. I will share. later Don't on? worry. I will share. PDF शेयर कर देंगे, वीडियो भी शेयर कर देंगे, ठीक है। स्लाइड इज विजिबल सर। साइड सबको नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है, थम्स अप दे दो। बाकी लोगों को दिख रहा है। यू कैन यस सर। एक बार आप मतलब क्लास से एक बार आउट होकर फिर से इन कीजिएगा, तो आई थिंक आपको नेटवर्क का जो इशू हो रहा है वो थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो क्रेव के भाई साहब, केव के बारे में हमें बताया, बट जितना भी चीजें अभी राउंड ऑफ होगा, जो मेन कंपोनेंट है, हम लोग बोले थे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़े थे। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, वहां पर क्या कहा था कि यूकैरियोटिक सेल था, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक मतलब एरोबिक बैक्टीरिया घुसा था, और उसके बाद वहां पर आपका यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बना था। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यही है भाई साहब, जिसका आर्किटेक्चर पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, आप टीसीए साइकिल पढ़ते हैं, जो भी आप नाम दीजिए, बीटा ऑक्सीडेशन सब इसके अंदर होता है। क्वेश्चन आता है, लिख के रखिएगा, जब भी क्लास में मेरे आते हैं कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। कौन सा रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, या आपका मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, या माइटोकॉन्ड्रिया का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, किस कंपार्टमेंट में हो रहा है? यहाँ से क्वेश्चन सीएसआर का पार्ट बी में और डीबीटी का पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों जगह पूछेगा। या कोई भी हमारे जो दोस्त हैं वो अगर एग्जाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, तो वहां पर भी आपको दोस्त पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसको याद रखना है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आर्किटेक्चर थोड़ा पता होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी पता होना, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप लोग सुने होंगे ऑक्सीडेटिव क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम बनता है लास्ट में जाके, और वो टीसीए साइकिल में एंट्री करता है, और टीसीए साइकिल से जो एनएडीएच, एफएडीएच2 और ये सब बनता है, वो जाता है आपका ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, वहां पर कॉम्प्लेक्सेस होता है बहुत सारा, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 करके, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे 1 2 3 4 करके रहता है, वहां पर जाके यूटिलाइज होता है और वहां पर एटीपी बनता है अल्टीमेटली। तो यू शुड रिमेंबर कि हाँ, आउटर मेम्ब्रेन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक और कंपोनेंट होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जितना भी टीसीए साइकिल का काम हो रहा है वो सब आपका मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, कि टीसीए साइकिल का ऐसे कौन सा एंजाइम है जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अटैच रहता है, क्वेश्चन आता है। वो रखिएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोल के एंजाइम है जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अटैच रहता है, आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, आपको बोलते रहूंगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा। जितना तरह का आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, जिसके द्वारा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, डेफिनेटली रिपीट कर देते एक बार, फिर से याद रखना कि टीसीए साइकिल का या क्रेब साइकिल का कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आपका मैट्रिक्स में नहीं रहता है, आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहता है। उसका आंसर होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, याद रखिएगा। और एक ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है, ये वाला एरिया, इसके पास कोई प्रकार का पंप नहीं करता है वो। नहीं तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स 1 3 4 होता है, वो हाइड्रोजन को पंप करता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होता है वहां पर, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क, अनम्यूट, यू कैन आस्क, ओके, नो इशू, और यू कैन ऑल्सो पुट योर क्वेरी इन द चैट बुक, ओके। आई होप मानसी यू गॉट इट द क्वेश्चन। यस सर। ओके। सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन चलता है, मैट्रिक्स में आपका टीसीए साइकिल एक्सेप्ट एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वहां पर पाया जाता है। तो ये डायग्राम आप लोगों को पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, व्हाट एवर आई एम टीचिंग टू यू दैट इज फ्रॉम द लेलिंजर, वो भी एक साइंटिस्ट थे जिसके नाम पे ये बुक है, वो उसने बुक लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखे होंगे, आप लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था, और ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग ये बताए थे हम लोग कि ग्लूकोज क्या होता है, टूट के बनता है पायरुवेट, और पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पायरुवेट से जो एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, नॉट ओनली एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, सीएसआर में क्वेश्चन आएगा, डीबीटी में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वहां से आएगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एग्जाम दे रहे हैं वहां पर भी आएगा, मोस्ट ऑफ द जगह में ये क्वेश्चन आएगा। इवन इफ यू आर टेकिंग द ऑप्शनल इन यूपीएससी, वहां से भी आ जाएगा, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है, उसके बाद साइट्रिक एसिड साइकिल, मतलब आपका जो टीसीए साइकिल है वहां पर जाता है, अल्टीमेटली एनएडीएच एफएडीएच2 बनता है, और वो अल्टीमेटली जाता है आपका रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जाता है। एक ही चीज होता है, मल्टीपल नाम दिया गया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस स्टेप को आज पढ़ेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बन रहा है पायरुवेट से, और
वो एसिटाइल कोएंजाइम जब तीसरे साइकिल में मतलब मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जा रहा है तो क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, नोट डाउन कर लेना, नहीं तो आप जाके एग्जाम में जरूर पछताओगे। मैं 100% एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा अभी कि कहाँ कहाँ पूछा गया है। चलो, तो कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है ये वाला, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, जैसे आपको बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, राइट, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये डेमो क्लास है तो डोंट वरी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये टॉपिक को पढ़ा के खत्म करूंगा। ग्लाइकोलाइसिस में आपको बोला था कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से आपका बनता क्या बनता है, ग्लूकोज से आपका बनता है लास्ट में पायरुवेट, राइट। अगर ऑक्सीजन रहा तो भाई एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फर्मेंटेशन होगा, क्या बनेगा, लैक्टेट बनेगा। आप लोगों को यह भी बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल का होता है कार्बन का, और अगर पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल होता है कार्बन का। देखिए 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये पायरुवेट जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, जो अल्टीमेटली टीसीए साइकिल में एंटर करता है। बट एक एंजाइम, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जहां से क्वेश्चन पूछता है, भर भर के अभी दिखाऊंगा, वो होता है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये अकेला एग्जाम मतलब एंजाइम नहीं है, ये 3 एंजाइम को लेके बना है, कॉम्प्लेक्स है पूरा। वो क्या करता है, को एंजाइम को लेता है, एनएडीएच को लेता है, ये टीपीपी जो है यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। यहां पर 5 को एंजाइम्स है, 3 मेन एंजाइम है। को एंजाइम मतलब उसके साथ जुड़ के काम करता है, अभी दिखाऊंगा स्ट्रक्चर में पता चलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, 3 मेन एंजाइम होता है, अब 5 को एंजाइम होता है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस को सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। क्या क्या है, एसिड कोएंजाइम हो गया, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, थायमिन पायरोफॉस्फेट, और आपका यहाँ पर लियोपोएट एंड एफएडी, फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये आपका जरूरत पड़ता है। उससे क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर 3 कार्बन है, ये प्रोसेस के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन बच रहा है। तो याद रखिएगा पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड होता है, और उसमें एक CO2 बाहर निकल जाता है। आप बोलिएगा सर रिएक्शन में जा रहा है तो बाहर कुछ तो निकलेगा, तो हाँ CO2 निकल जाता है, एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 निकल जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना भी ये प्रोसेस को। और क्या क्या याद रखना है आपको बताता हूँ, ये वाला याद रखना है, ये वाला लेलिंजर का लाइन है, मैं कुछ खुद से नहीं बता रहा हूँ। बोला है कि द कंबाइन डिहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुवेट टू द एसिटाइल कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है पायरुवेट से, पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब CO2 जब निकल जाता है तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और कार्बोक्सिलेशन तब बोलते हैं जब CO2 फिक्सेशन होता है। तो कार्बन फिक्सेशन आपका फोटोसिंथेसिस में होता है, और डीकार्बोक्सिलेशन आपका यहाँ पर होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का आपका जो एंजाइम होता है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। जैसे आपको बताया था, ये सिंगल एंजाइम नहीं है, 3 के एंजाइम को मतलब कॉम्प्लेक्स बना के अपना काम परफॉर्म करता है। क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। तो थायामीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी, ये विटामिन B1 है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। आपको बताया था जब मैं लास्ट क्लास किया था, मतलब पहला क्लास करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कोएंजाइम और कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो कोफैक्टर तो आपका वो सब हो गया, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे आर वर्क लाइक ए कोफैक्टर, एंजाइमेटिक रिएक्शन को हेल्प करता है। तो उसके साथ साथ आपको लोग बताया था कि कोएंजाइम भी होता है। ये सब ऐसा चीज कंपोनेंट है, इसके बिना कोई रिएक्शन नहीं होगा, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक। तो क्या होता है, अरे बाप बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट टीपीपी विटामिन B1 लिख के रखिए, साइड में क्वेश्चन आता है। फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी विटामिन है, याद रखिएगा। कोएंजाइम, ये इसमें पैंथोजेनिक एसिड मतलब विटामिन B5 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब कोएंजाइम की तरह काम करता है, बट ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है। और लास्ट में हो गए नियासिन, विटामिन B2, जिसको बोलते हैं हम लोग निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद आता है लिपोएट, ठीक है। ये आपका कोफैक्टर है। तो 5 कोफैक्टर क्या किया हुआ, थायमिन पायरोफॉस्फेट, फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम ये, उसके बाद निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड लिपोएट, ये 5 आपका कोएंजाइम हो गया। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा। ये आप जो येलो कलर से, ग्रीन कलर से और ये कलर से, ऑरेंज कलर से देख रहे हैं, ये तीनों एंजाइम है। क्या क्या एंजाइम है, क्वेश्चन भी आता है, अभी दिखाऊंगा, CSNET में आता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस E1, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेस E2 एंजाइम 2, और डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम 3। ये एंजाइम 1, 2 और 3 मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली जाके आपका पायरुवेट को आपको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, जो अल्टीमेटली आपका टीसी साइकिल में एंटर करता है। अब ये पाथवे को इतना मैं जोर देके क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको पता चलेगा अभी। उसके पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि ये रिएक्शन होता कैसे। तो पहला एंजाइम का काम क्या है, मैं ये पहले बताता हूँ। 1 नंबर लिख के रखा, देखो। तो ये पायरुवेट है, ये CO2 को रिलीज कर दिया, तो यहाँ पर पहले डीकार्बोक्सिलेशन हो गया,
अगर क्वेश्चन आया कि डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कौन सा एंजाइम करवाता है तो याद रखिएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस करवाता है। ठीक, वो क्या करता है, ये जो आपका पायरुवेट है वो टीपीपी एसिटाइल ग्रुप को ले लेता है और CO2 को निकाल देता है। ठीक है, याद रखिए, इतना आपको याद होना चाहिए। सबको यहां तक पता चला कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस क्या किया, टीपीपी को अपना एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करके CO2 को निकाल दिया। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मेन एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। अब क्या होगा, देखो ये पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या करता है, ये टीपीपी एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा किसको, ये जो आपका दिख रहा है ये लिपोइड बोलते हैं इसको। आप लोगों को बताया था ना कि लिपोइड भी है यहाँ पर, ये देखो ये जो लिपोइड कोएंजाइम है उसमें ट्रांसफर होगा। अब ये जो आपका होता है इसको थियोल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आपका देखिएगा जो सिस्टीन अमीनो एसिड है या मिथियोनिन है वहां पर आपको मिल जाएगा, सिस्टीन में मिलता है। इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बनता है वो दो सिस्टीन के कारण बनता है। तो एस एच आता है इधर से, अगर एस एच इधर से आया और एस एच इधर से आया, हाइड्रोजन निकल जाता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। और डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा कंपाउंड डालते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पूछता है बीटा मार्केप्टोइथेनॉल। लिख के रखो, क्वेश्चन आएगा पार्ट बी में, बाद में मत बनना, डीबीटी में पूछता है। डाइथ्रियोइटोल एंड बीटा मार्केप्टोइथेनॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ये मैं एडिशनल चीज आपको बताया। एक चीज और बताऊंगा, सेल बायोलॉजी रिलेटेड है लेकिन यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर थियोल ग्रुप आ गया तो मैं आपको इंक्लूड कर देता हूँ। नोट डाउन करके रखिएगा कि जो आपका सेल होता है, आपका जो सेल होता है वो सेल के अंदर आपका होता है न्यूक्लियस, अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बाहर तरफ। तो साइटोप्लाज्म आपका रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होता है, वहां पर किसी प्रकार का डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन सकता है, आपको याद रखना है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बनता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है पार्ट बी में CSI नेट का और आपका इधर डीबीटी में। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो एसिटाइल ग्रुप था वो टीपीपी थायामिन पायरोफॉस्फेट क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा किसको, जो ऑक्सीडाइज लिपोलाइसिन है उसमें ट्रांसफर कर देगा। ये काम कौन करवा रहा है, डाइहाइड्रोक्सी ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम 2। तो क्या करेगा, ये एसिटाइल ग्रुप को अपने कंधे में रख लेगा, सारे दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो ये जो एंजाइम ग्रुप्स होता है वो एंजाइम का जो एसिटाइल ग्रुप है उसको बोझ की तरह ले घुमा रहा है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो आपका एसिटाइल ग्रुप है वो कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और आपका क्या बनाएगा, एसिटाइल CoA, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। बट यहां पर काम खत्म नहीं है, ये जब एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम को, चलो एसिटाइल कोएंजाइम तो बन गया, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को फिर से काम करना है। अगर कोई आपका हाथ बंद करके रख देगा, बंद करके ऐसे, तो आप काम कर पाइएगा, फिर से नहीं कर पाइएगा, तो आपको फिर से उस स्टेट में जाना पड़ेगा। तो कैसे जाइएगा, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक कंपोनेंट है जिस एंजाइम 3, जिसको बोलते हैं डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या करता है, ये आपका FAD लेता है, वो SH ग्रुप को डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देता है और फिर आपका FADH2 बन जाता है। वो FADH2 बाद में जाके NADH से रिएक्ट करके प्लस रिएक्ट करके NADH बनता है। तो अल्टीमेटली NADH बना। एक क्वेश्चन आता है, तो आया था पायरुवेट, निकला क्या, यहाँ पर एक CO2 निकला था, तो एक CO2 निकला, एक NADH निकला, एक एसिटाइल CoA निकला। तो अगर क्वेश्चंस आए तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो रिएक्शन में यहाँ पर चिपकाया था, ध्यान से देखिए इसको, मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करते हैं। ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये पायरुवेट अंदर जा रहा है और निकल क्या रहा है, NADH प्लस क्या निकल रहा है, CO2, और क्या निकल रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये तीनों आपको देख के तो सिंपल में बोल दिया कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन था, तभी जाके वो रिएक्शन बना। ठीक है, क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा अभी दिखाता हूं। ये आपका कोएंजाइम है, ये देखो लिखा है ना यहाँ पर, तो ये पिंक वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट है, बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ ये वाला एरिया, इसको बड़ा करके देखिएगा तो ये वाला पार्ट है। यहाँ पर देखिए अंदर में पेंटोथेनिक एसिड है। तो कैन यू टेल मी एनीवन पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है, एनीवन कमेंट में चैट में लिख दो, पढ़े होगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एनीवन, नो आंसर। देखो CUET गैट बी का बच्चे हो या तुम, एग्जैक्टली विटामिन B5, ठीक है, यही मैं जानना था। ये जो एग्जैक्टली देखो, आपको याद रखना है कि टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक CSR के लिए तो होता नहीं है, वो टॉपिक आपका DBT के लिए तो होता नहीं, टॉपिक टॉपिक होता है। थीम ऑलवेज विल बी थीम। क्वेश्चन आपको सब जगह से पूछता है, CUET भी पूछता है, गैट भी पूछता है, बेट भी पूछता है, जो DBT जे बोलते हैं, ICMR भी पूछ रहा है, CSR नेट भी पूछ रहा है, सब पूछ रहे हैं। थीम विल बी सेम,
टॉपिक विल बी सेम, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता है, दैट विल बी डिफरेंट, बस क्वेश्चन तो आएगा। ये टॉपिक ऐसा है, मैं इतना 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। जो आपको लिपोइड बोला था, लिपोइड का स्ट्रक्चर ये है, कोएंजाइम ए का बात किया गया था, कोएंजाइम ये है, और आपका ये रिएक्शन है। नहीं समझ आया तो बता सकते हैं सर। डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रोकन बाय, हाँ देखो मैं आप लोगों को बताया था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हो वो तोड़ने के लिए हम लोग बीटा मार्केप्टो इथेनॉल डालते हैं, बीटा मार्केप्टो इथेनॉल, ये हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं जब एचडीएस पेज चलाते हैं, क्योंकि हम लोग को बॉन्ड का सब कुछ तोड़ देना होता है प्रोटीन्स के। और डाइथ्रियोटोल, ये दो कंपोनेंट है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है, मतलब इसको तोड़ के एसएच एसएच बना देता है। याद रखिए, क्वेश्चन आता है, बाद में मत बोलिएगा सर नहीं बताया था मेरे को। क्वेश्चन क्या आया, चलो जून 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया था सीएसआर का क्वेश्चन है पार्ट बी का। Which one of the following enzyme is not part of pyruvate dehydrogenase enzyme complex in linkage state of glycolysis and TCA cycle? Anyone can you tell me? Pyruvate dehydrogenase था वहां पर, हाँ कि ना? कितने लोगों को लगता है कि ये था? बिना देख के बताइए, था वहां पर? एग्जैक्टली था। Yes, sir. था. ओके चलो नेक्स्ट एंजाइम आप बताओ कि डाइहाइड्रो लिपोलाइल ट्रांसफरेज, ये था? Yes, sir. डाइहाइड्रो लिपोलाइल डिहाइड्रोजनेस था? Yes, sir. कौन सा नहीं था? क्यों नॉट बोला है? नॉट पार्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, नॉट ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट बोलता ही नहीं। ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको टॉपिक पता होता है आप होते ओवर कॉन्फिडेंस, और नॉट आपको दिखता नहीं है। एग्जाम के बाद जब आप कॉपी चेक करते हैं, दोस्त लोग के साथ डिस्कशन करते हैं, तब आपको पता चलता है भाई गलत हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन पूछा है, देखो जो पूछा है वही बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और टफ, पार्ट 3 का क्वेश्चन है, देखो 2023 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। क्या पूछा गया? द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द पाइरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम गोइंग फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस टू टीसीए साइट। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई बताओ कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा है तो करेक्ट ढूंढते हैं। बोला है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम इज रिवर्सिबल। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताया था रिवर्सिबल, अच्छा नीचे दे रखा नहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी एंजाइम रिवर्सिबल होगा तो साइन ऐसा एक होगा और एक साइन ऐसे होगा, राइट? बट यहां पर आपको वो साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो देखो ये सिंपल जो चीजें आपको बताया था पहली क्लास में बताया था, याद कीजिएगा, वो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। तो हल्के में नहीं लेना है क्लास को, जो चीज मैं बता रहा हूँ नोट डाउन कर रख रहे हैं, क्वेश्चन आता है। ठीक है, मुझे बुरा लगेगा कि मैं आपको बताया था फिर भी आप कर नहीं पाए, तो मुझे बुरा लगेगा। सेकंड स्टेट में बोला है कि पाइरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया बाय ट्रांसपोर्टर। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। टीसीए साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मॉलिक्यूल चार्ज मॉलिक्यूल है, तो क्या पास कर पाएगा मेम्ब्रेन को? नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर जरूरत है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि गैसियस मॉलिक्यूल हो, छोटा मॉलिक्यूल हो, पास हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा, पास हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा तो पास नहीं हो सकता है, उसके लिए ट्रांसपोर्टर का जरूरत होता है, मेम्ब्रेन को पास करना है। आपके अपने मौसी के घर, मामा के घर जाना है तो गाड़ी से जाना पड़ेगा, पैदल नहीं जा सकते। ठीक है, सेकंड बोला है कि पाइरुवेट इज कार्बोक्सिलेटेड बाय द पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। क्या यह स्टेटमेंट सही है? यस सर। बाकी लोग, मैंने बोला था पाइरुवेट जो है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि बाई प्रोडक्ट क्या क्या निकला, एसिटाइल कोएंजाइम निकला था। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो एक कार्बन कहाँ गया? तो अगर कार्बन बाहर से निकल जा रहा है रिएक्शन से तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे या डीकार्बोक्सिलेटेड बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कार्बोक्सिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है सर, सॉरी सर। कोई, अरे सॉरी, सॉरी का कोई बात नहीं भाई, सॉरी क्यों बोलना है? तुम लोगों को पता है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता कितना गलती होता था मेरे से? तो गलती करोगे तब तो सीखोगे भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो रहा है, पार्टिसिपेट करो क्लास में, क्वेश्चन सॉल्व करो, इट्स ओके। अभी प्रिपेयर करो अपने आप को ऐसे कि एग्जाम में जाए गलती ना हो, बस नंबर मिल जाए वहां पर। ठीक है, जी सर। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, देखो यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। बोला कि एसिटाइल लिपोएमाइड रिएक्ट विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? चलो इधर स्ट्रक्चर में आता हूँ। ये देखो, ये एंजाइम 2 है, ये आपका लिपोएट है, और ये क्या कर रहा है आपका ऑक्सीडाइज है। और यहाँ पर जब ट्रांसफर कर रहा था, वो रिएक्शन में चलते हैं हम लोग, ये यहाँ पर आते हैं। ये आपका एंजाइम 2 है, मैं आपको बताया था कि लिपोइड जो होता है वो एसिटाइल ग्रुप को कैरी करता है, टीपीपी क्या करता है, लिपोइड को ऊपर ट्रांसफर कर देता है, एसिटाइल ग्रुप को ये कैरी कर लेता है। तो ये कोएंजाइम ए तो है भाई, ये कोएंजाइम ए है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। किसने ट्रांसफर करवाया? लिपोइड ने किया। ये स्टेटमेंट देखो यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना। बोला है कि एसिटाइल लिपोमाइड रिएक्ट विद कोएंजाइम टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम। एकदम सही है, देखो यहाँ पर पढ़ो अच्छे से। ये है एसिटाइल लिपोएट रिएक्टिंग विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म द एसिटाइल कोएंजाइम। दिख रहा है सबको? तो ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज द डायग्राम ऑफ द लिलिंजर बुक, जहां से मैं लिया हूं, ठीक है, और आपको पढ़ा रहा हूं। तो मेरा तो कुछ यहाँ पर है नहीं, बस आपको बता रहा हूं मैं। लास्ट स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। लास्ट स्टेटमेंट बोला है कि द फ्लेवोप्रोटीन डाइहाइड्रोलिपोलाइल डिहाइड्रोजिनेस कंटेनिंग द फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ द पाइरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं। तो आपका ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कहाँ कहाँ मिल रहा है? ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर नहीं होता है। स्टेटमेंट बी सही है, डी सही है, ई सही है। कहीं ऐसा स्टेटमेंट है ए बी सी नहीं है, सी डी बी ई, बी सी डी बी डी ई, हाँ ये दिस वन 4। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पार्ट बी और ये पार्ट सी, जो टॉपिक आपको पढ़ाया वहां से पूछा। सिंपल सी चीज है, ज्यादा पढ़ने की एकदम जरूरत नहीं कि बुक खोल के ले लीजिए पूरा चाटूंगा ना, चाटने की जरूरत नहीं, ठीक है। पीआई का अगर करते हैं, प्रोफेसर का चाटते हैं, तो हाँ नंबर आपको ज्यादा मिलेगा, वहां पर काम आ जाएगा, बट यहाँ पर सिर्फ रट्टाफिकेशन करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं भाई साहब, इसको जानते होंगे सब, ये कौन है? ये क्रेब है भाई, हिंस क्रेब साइकिल बोलते हैं ना, तो यही भाई साहब साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था इस साइकिल को। सोचो, आपने उस टाइम में डिस्कवर किया जब किसी को पता नहीं था कि टीसे साइकिल होता क्या है, इसीलिए इस साइकिल का नाम दे दिया है क्रेब साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था, तगड़ा काम किया ना भाई ने, ठीक है। ये होता है एक्चुअल काम, रिसर्च करना है तो ऐसे करना है, नहीं तो ऐसे नहीं कि सब कोई भी मॉलिक्यूल को बोलते रहना है कि पोटेंशियल ड्रग है, पोटेंशियल ड्रग है, पेपर छापते रहे, पब्लिकेशन लेते रहे। पब्लिकेशन सिर्फ लेने से कुछ नहीं होगा, काम अच्छा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो ये भाई साहब काम तगड़ा किया था, और उसने एक टीसीए साइकिल डिस्कवर किया, ऐसे होता है एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तब तो इतना एडवांस टेक्निक भी नहीं था, बट भाई ने डिस्कवर किया था। अब मैं आता हूँ सीएसआर नेट में और डीबीटी में, कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे, सीधी सी पूछे। देखो आप लोगों को मैं बोला था कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो जाके टीसीए साइकिल में एंटर करता है। आप पहले भी बताया था कि अगर एरो ऐसे और ऐसे आ रहा है, मतलब ये रिवर्सेबल हो सकता है, मतलब इधर से ये मॉलिक्यूल उधर भी जा सकता है, ए बी हो सकता है और बी ए हो सकता है एट ए टाइम। बट अगर ऐसे एरो है सिर्फ, दैट मीन्स ये इरिवर्सिबल एंजाइम है। जब ऐसे एरो आए तो उसमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से एड्रेस कर देगा भाई। तो जो एग्जामिनर होता है यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन कर देंगे। और क्या क्या चीजें याद रखना है, कि 2 कार्बन कंपाउंड घुस रहा है तीसरे साइकिल में, अब 2 CO2 यहाँ पर निकल जा रहा है, तो अल्टीमेटली 0। समझ रहे हो? ये कार्बन एक 2 मॉलिक्यूल है, आज 2 कार्बन यहाँ पर निकल जा रहा है, तो अल्टीमेट 0 है, नेट कार्बन 0 है तीसरे साइकिल में, ये तुम्हें याद रखना है। इरिवर्सिबल स्टेप में क्या क्या चीजें हो रहा है वो तुम्हें याद रखना है। क्लास कब तक चलेगी? क्लास भी देखो ज्यादा नहीं चलेगा, मैं 1 घंटे का क्लास लेता हूँ, जो डेमो क्लास है। जो एक्चुअल क्लास होगा वो 2 घंटे का चलेगा। डेमो क्लास में से बच्चे लोगों को बताने के लिए, द स्टाइल ऑफ टीचिंग, हाउ विल टीच, क्या क्या बताते हैं हम लोग क्लास में, कैसे पढ़ाते हैं, ये बताने के लिए बस डेमो क्लास है, और कुछ नहीं। एक्चुअल क्लास तो स्टार्ट होगा जब, तो हम बताते हैं। बाकी एनरोलमेंट करना तब जाके वो सर स्टार्ट क्या करना। बोले? आपका आवाज कट गया, मैं आवाज सुन नहीं पाया, फिर से बता सकते हैं? I think you have already enrolled. I have checked. Sir, do you have to study this much in depth for the GAT B2? GAT B के लिए इतना डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं, बट हाँ जो टॉपिक अभी बताया ना, वो टॉपिक से तो आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। रोहित सर इस बार नहीं रहेगा क्या सर? रोहित सर का पीएचडी कंप्लीट होने वाला है, अभी पेपर का काम कर रहा है, रिसर्च में इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, तो अभी टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है रोहित का, इसलिए रोहित इस बार पढ़ा नहीं पाएगा। या
अब क्या है, ये चीज तुमको याद रखना है, इरिवर्सिबल स्टेप्स को याद रखना है, और क्या याद रखना है कि साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं। अरे आईआईटी जैम के लिए यही टॉपिक पढ़ लो, काम बन जाएगा। टॉप मैंने आपको क्या बताया कि थीम इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम इज नॉट मैटर ए लॉट। थीम अगर आपको पता है, टॉपिक पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, तो आप कोई भी एग्जाम निकाल दीजिएगा, वेदर इट इज गेट बी, सीयूईटी, सीएसएनएट, डीबीटी। मैंने अपना एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम निकाला था, जुलाई में कैंपस में गया था, दिसंबर में एग्जाम निकाल लिया था सीएसआर का। मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा था, टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ था, तो वही काम दे दिया। अंडर 100 रैंक था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। तो क्यों? क्योंकि मैंने जब बैचलर्स का एंट्रेंस का एग्जामिनेशन दे रहा था, तब मैं बहुत डीप में पढ़ा था। मेरा ऑल इंडिया रैंक 1-2 के आसपास था जेएनयू में, आई थिंक, ऐसा ही रिमेंबर, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं 2019 में एग्जाम दिया था। बीएचयू में भी टॉप 5 के अंदर रैंक था, डीयू में भी टॉप 5 के अंदर रैंक था मेरा। ठीक है, तो वही चीज मेरे काम आ गया सीएसआर नेट में, डीबीटी में, कुछ अलग से पढ़ा नहीं। रोहित सर का भी आपका, रोहित सर लेक्चर मिलेगा आप क्या न्यू एनरोलमेंट में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो रोहित का जो क्लासेस था उसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा इसी लेक्चर में। बट द प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे लोग जो एनरोलमेंट करते हैं बोलते हैं सर पुराना क्लास लेक्चर डाल दिए आप, नया लेक्चर तो डाले नहीं। आप भाई लेक्चर नया जो डाल क्लास लेंगे तभी तो डालेंगे, रिकॉर्डेड थोड़ी डाल रहे हैं, लाइव क्लास करवा रहे हैं ना। तो लाइव क्लास जो होगा वही डालूंगा। तो मैं पहले से, अगर आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो मैं रोहित सर का जो क्लासेस है बायोकेमिस्ट्री का वो मैं अपलोड कर दूंगा अलग से, सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। ओके, नया बैच, नो इशू। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज, देखो मैं क्या बोला, ध्यान से सुनो, कि जो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट जो था 3 कंपाउंड था। अब ये देखो एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड साइकिल में घुसा, ये ऑक्जेलो एसिटेट के साथ मिक्स हुआ और साइटेट बना दिया। गॉट इट? सबको समझ आया? एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटेट के साथ मिक्स हुआ और साइटेट बनाया। एंड किसके द्वारा बनाया? साइटेट सिंथेस बोल के एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है सब कुछ, याद रखना। तो साइटेट बना ना, पहला ही प्रोडक्ट आपका साइटेट बनता है, इसलिए इसका नाम होता है साइट्रिक एसिड साइकिल। गॉट इट? सबको समझ आया यहाँ तक? सब दे देना, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल एरो है, मतलब ये इरिवर्सिबल एंजाइम है। यहाँ पर डबल एरो है, एकोनिटेज, दैट मीन्स ये रिवर्सिबल एंजाइम। तो उसके बाद तुम्हारा सिस एकोनिटेज नेट बना, उसके बाद आपका डिहाइड्रेशन हुआ और आपका बना आइसोसाइट्रेट, ये भी आपका इरिवर्सिबल स्टेप। आइसोसाइट्रेट बनने के बाद आपका एक स्टेप हुआ, देखो ये आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस, इसमें भी सिंगल एरो है। तो जहां जहां सिंगल एरो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको उसको याद रखना पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस स्टेप में देखिए आइसोसाइट्रेट बन रहा है आपका यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट, और क्या रिलीज हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है? साइंटिफिक टर्म को पता होना चाहिए, क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछता है, अभी देखे थे आप। बताओ यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है आइसोसाइट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है? डिकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये सब टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर है ना, क्वेश्चन पूछ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आपका इरिवर्सिबल स्टेप है, आइसोसाइटेट डिहाइड्रेशन आया और आपका साइट आइसोसाइटेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट बना दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि अल्फा कीटोग्लूटारेट आपका कोएंजाइम के साथ मिक्स हुआ और आपका बनाया आपका सक्सिनल COA, और रिलीज क्या किया? CO2। तो जो कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम अंदर आया था, एक कार्बन यहाँ निकल गया, एक कार्बन यहाँ निकल गया, नेट कार्बन 0 हो गया। गॉट इट? समझ आया? क्वेश्चन पूछेगा कि एक एसिटाइल कोएंजाइम जाता है तो कितना CO2 निकलता है, बोलना 2 निकलता है। गॉट इट? सक्सिनल कोएंजाइम बन गया, तो ये जो आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है वो उसके द्वारा हुआ। ये भी आपका इरिवर्सिबल स्टेप। इरिवर्सिबल स्टेप को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या याद रखना है मैं तो बता दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। सक्सिनल कोएंजाइम जो बना, ये केमिकल स्ट्रक्चर से डरना नहीं है, मैं आपको बोला था कि बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इस सब के बारे में पहले आपको फंडामेंटल क्लास में बताया था। सक्सिनल कोएंजाइम क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनल को सिंथेटेज, वो बनाता है आपका सक्सिनेट, और क्या करता है? GDP को लेता है, GTP बनाता है, विच इज इक्विवेलेंट टू ATP, याद रखना, ठीक है, इक्विवेलेंट टू। उसके बाद आपका सक्सिनेट क्या करता है? डिहाइड्रोजनेशन होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इनिशिएट द मिथाइल ऑक्सीडेशन सीक्वेंस। यहाँ पर कोई तरह का डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, देखो, ठीक है। उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, ये ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन एटम को निकाल देना। यहाँ पर इसे एक हाइड्रोजन लिया, कैसे स्ट्रक्चर होता है? ये CH2 है, ये आपका CH2 है, ठीक। तो मैंने और इजी करके दिखा रहा हूं, ऐसे करके और इजी कर देता, चलो।
ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जम जाएगा जब हटा देंगे। गॉट इट, समझ आया? इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। टर्मिनोलॉजी नोट करना, क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन होता है। अब क्या हुआ, ये जो सक्सिनेट आपका जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस फ्यूमारेट बन जाता है। और यही एक स्टेप है जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो है ना, वहां रहता है ये एंजाइम। याद रखिएगा, जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहां पर आपका ये एंजाइम रहता है जो आपका सक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर देता है। गॉट इट, समझ आएगा सबको? याद आ रहा है? ये सब स्टेप याद रखना। और ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। उसके बाद ये फ्यूमारेट क्या होता है, मेलेट बनता है, और मेलेट जाके ऑक्सो एसिडेट बनता है, वो साइकिल फिर से चलना शुरू होता है। तो ये एक्चुअल चीज आपको याद रखना है, कहां पर आपका NADH बन रहा है, कहां आपका FADH बन रहा है, कहां पर आपका FADH2 बन रहा है। तो मैं इसको आप एक चीज दिखाता हूं। तो ये वाला स्टेप में एक ये वाला जो आइसोसाइटेड डिहाइड्रोजनेस है, अल्फा कीटोग्लूटाइड डिहाइड्रोजनेस है, और ये आपका जो मेलेट डिहाइड्रोजनेस है। तो तीनों डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, क्या क्या है? आइसोसाइटेड डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटोग्लूटाइड डिहाइड्रोजनेस एंड मेलेट डिहाइड्रोजनेस। यहां पर एक NADH बनता है, यहां पर एक NADH बनता है, यहां पर एक NADH बनता है। एक बार एसिटाइल कोएंजाइम एक साइकिल चलाएगा राउंड तो 3 NADH बनेगा, एक FADH2 बनेगा और एक GTP बनेगा। कितना? एक एसिटाइल कोएंजाइम अगर गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम अगर आया, उससे 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 और एक GTP बनता है। ये सबको समझ आ रहा है? गॉट इट? क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा मैं दिखाऊंगा, ठीक है? ये चीज आपको याद रखना है, बट ये एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए है। अगर कोई भी आपको बोले कि भाई ग्लूकोज को तोड़ दिया, तो ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वो टूट के बनता है 2 पाइरुवेट, 2 पाइरुवेट से बनता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम अगर तीसरे साइकिल में रन होगा तो ये डबल हो जाएगा, 3 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो 6 NADH बनेगा, 2 FADH2 बनेगा, 2 GTP बनेगा अगर ग्लूकोज 2 एसिटाइल कोएंजाइम रन होगा। समझ आया सबको क्या बताना चाह रहा हूं मैं? गॉट इट? समझ आया कि नहीं है बताओ, या दिखाओ डिटेल्स में? सबको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो यहां पर देखो, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, कार्बन 6C, पाइरुवेट 3C, एसिटाइल कोएंजाइम 2C। बट यहां पर ग्लूकोज टूट के बना है पाइरुवेट, तो 2 पाइरुवेट बना है, 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना। गॉट इट? समझ आ रहा है? और 2 एसिटाइल कोएंजाइम मतलब 2 बार तीसरे साइकिल रन होगा, 2 टाइम्स। तो एक बार में अगर 3 NADH हो रहा है तो 2 बार में कितना होगा? 6 NADH। एक बार में अगर 1 FADH2 निकल रहा है तो 2 बार में कितना होगा? 2 FADH, और ऐसे 2 GTP होगा। ये याद मैं इतना बार बार क्यों बता रहा हूं, अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। देखो चलो, ये डायग्राम याद रखना, PPT में आपको दे दूंगा दोनों बार। यहाँ पर एक CO2 निकल रहा है, NADH निकल रहा है, NADH, GTP, उसके बाद आपका एक FADH2, फिर NADH, 3 NADH, 1 2 3, एक FADH, एक GTP। स्टेप्स याद रखिएगा, CO2 कहाँ कहाँ निकलता है, कौन सा इरिवर्सिबल स्टेप था, कहाँ पर CO2 निकल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, CSIR नेट जून 2023 शिफ्ट 2, क्वेश्चन क्या पूछा गया? पाइरुवेट जनरेटेड बाय द ग्लाइकोलाइसिस, अभी पढ़ाया, इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम, अभी पढ़ाया, एसिटाइल कोएंजाइम ए which is metabolized by the citric acid cycle generating the energy rich molecules। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल मतलब NADH का बात कर रहे हैं यहाँ पर। from the chooses given below, select the right combination of this molecule produced by one of the one molecule of acetyl coenzyme। कौन सा आंसर होगा बताओ, एनीवन? 2 होगा, ए 3 FADH, एक FADH2, और यहाँ पर अगर 2 लिखता तो अलग होता, ठीक है, याद रखना। ये फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया, क्या पूछा गया कि एनर्जी रिच फ्यूल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन TCS साइकिल आर क्या क्या है? बोला है एक GTP, बोला है कि 2 NADH, 2 FADH2, कौन सा होगा? 1 GTP, 3 NADH, 1 FADH, दैट इज
जून 2017, पार्ट बी, CSNA। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड साइकिल इज रेस्पिरेटरी यील्ड कितना होता है? अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी यील्ड बोल दिया, क्या होगा इसका आंसर? दिसंबर 2012, CSN8 पार्ट बी क्वेश्चन पूछा गया, क्या होगा इसका आंसर? एनीवन? मुझे फ्यू क्वेश्चन आस्क करने हैं एग्जाम से रिलेटेड। ओके, बस एक बार पढ़ा देता हूँ, उसके बाद पूछना, ठीक है? आंसर क्या होगा? एनीवन? सेकंड वाला ऑप्शन। देखो यहाँ पर जब टीसी साइकिल का बात करेगा तो आपको सिंगल यूनिट पकड़ना है, मतलब सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम से कितना बनता है वो बताना है। जब आपको ये बताया कि ग्लूकोज टूटने के बाद क्या बनेगा, तब आपको दो दो करके मल्टीप्लाई कर देना है। बट यहाँ पर जब आपको बता रहा है साइट्रिक एसिड साइकिल इन रेस्पिरेटरी यील्ड, तो यहाँ पर एक साइकिल का बात कर रहा है, ना कि दो साइकिल का, ठीक है? तो अगर एक बार रन होगा तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन 1। वन। याद रखिएगा, जब तक मेंशन नहीं करता है कि ग्लूकोज से टूटा है कि नहीं, तब तक नहीं बोलना है। जब तक मेंशन नहीं कर देता कि दो एसिटाइल कोएंजाइम है, तब तक आपको आंसर अपना डाइवर्ट नहीं करना है। जब साइकिल का बात कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस का हो एसिटाइल कोएंजाइम, तो याद रखिएगा जो साइकिल सिंगल यूनिट में है वही बताना है। एटीपी कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, आपको याद रखना है। एटीपी कैलकुलेशन से बहुत क्वेश्चन आता है। एक एनएडीएच से, अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ाऊंगा तो अभी बताऊंगा, एक एनएडीएच से 2.5 एटीपी बनता है। एक एफएडीएच से, FADH2 1.5 एटीपी बनता है। और जीटीपी जो होता है इक्विवेलेंट टू एटीपी होता है, ठीक है? बट क्वेश्चन अगर पूछे कहीं एटीपी लिखा हो कहीं जीटीपी लिखा हो, तो भाई जीटीपी को चूज करना। और अगर सब ऑप्शन में एटीपी लिखा हुआ है तो एटीपी को चूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? वो आपको वहां पर जाके यहाँ पर सोचना है, क्वेश्चन लेने में एग्जाम पॉइंट में जाके सोचना है क्या करना है सर। बाकी जो बच्चे अभी तक एनरोल नहीं किए हो, जाके एनरोल कर सकते। ये देखो कोर्स लॉन्च कर दिए, ठीक है? CSNet JRF 500 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 3000 का कोर्स आपको 2500 में मिल जाएगा, ठीक? आपको ऐप में मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, लाइव क्लास होगा, मॉक टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट। जो क्लास सैटरडे को डाउट सेशन भी होगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक? ये चीजें मिलने वाला है, आप जाके देख लीजिएगा। 7 से 9 बजे क्लास लेंगे, डेमो क्लास अभी चल रहा है। पहला जो बच्चा है वो, उसको आपको ये कूपन कोड मार के 500 का डिस्काउंट लेके आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? और स्टडी मटेरियल जनरली हम लोग पीपीटी या पीपीटी भी देंगे, और क्लासेस तो हिंदी में होता है, इंग्लिश भी होता है, तो हाइब्रिड होता है। चलो क्वेश्चन में आता है। अब क्या होता है कि, सर हाँ बताओ, फिर इसमें टोटल एटीपी कितने बनेंगे? एटीपी कितने बनेंगे उसको मैं पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, क्योंकि अगर अभी पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं जब नहीं सर, आपको अभी के साइकिल में आपने बताया वन अच्छा, अभी का साइकिल में एनएडीएच। जाना है, हाँ दिखाओ। वन। देखो, एक एटीपी मान लो, जीटीपी जो है एक एटीपी मान लो तुम, ठीक है? 3 एनएडीएच है, 3 × 2.5 इक्वल टू जितना होगा एक एफएडीएच इंटू 1.5, ठीक है? एक एनएडीएच 2 3, तो 3 × 2.5 कर दिया, कितना होगा 7.5, 7.5। इधर 1.5, और एक जीटीपी बना, कहाँ गया ये? 10। सर फिर 10 हो गए। हाँ, तो कितना हुआ? 10। 10। ये हो गया आउटपुट। तो पहले का जो बुक्स था वहां पर ये माना जाता था कि एक एनएडीएच इज इक्वल टू, देखना तुम जब पहले जो CSIR पूछा गया था, तो वहां पर एक एनएडीएच का जो अमाउंट मानता था 3 एटीपी मानता था। बट रिसेंटली लेनिंजर बुक में अपडेशन किया गया, अपग्रेडेशन किया गया है कि नहीं नहीं, जो सटल पाथवेज है वहां पर कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। सटल क्या होता है बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है? वहां पर कुछ कुछ एनर्जी लॉस होता है, उसी कारण हम ये मानेंगे कि हाँ भाई एक एनएडीएच से 2.5 एटीपी निकलेगा। ये मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए रखा हूँ, तब पढ़ाऊंगा। अब पूरा पाथवे अभी दिखा दूंगा, एटीपी कैलकुलेशन अभी दिखाऊंगा, अभी है यहाँ पर एक पीपीटी में चिपका सर दिया। फिर कौन सी भी रिएक्शन रही तो 3 एटीपी गिनना है कि 2.5 ही गिनना है? 2.5 गिनोगे, 2.5 रिसेंट में है, 2.5 गिनना है, 3 नहीं गिनना है। 3 अगर अभी वहां कभी, पर 3 कभी भी नहीं गिनना है क्या सर? ना 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 ना, रिसेंट जो डिस्कवरी हुआ है उसके अनुसार 2.5 एटीपी होता है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ना मेंशन कर दे कि आप एक एनडीएच को 3 एटीपी मानिए, ठीक है ठीक सर। है? चलो, और अगर कभी तुमको बोले कि पायरूवेट से बताओ, ये तो मैं एसिटाइल कोएंजाइम से बताया,
अगर पायरुवेट से बताए तब भाई ये क्वेश्चन इस पार्ट को भी इंक्लूड कर लेना, क्योंकि वहां पर एक NADH बन रहा है, पता है ना। अगर पायरुवेट से बोल दे तो याद रखना यहाँ पर भी एक NADH बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम TCA साइकिल बोल रहा है तो TCA साइकिल का जो दिखाया वो होगा। लेकिन अगर आपको बोले कि पायरुवेट से बताओ तब इस NADH को भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है, गॉट इट। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में जाके, पूरा डिटेल में बता दिया क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। उसके अलावा क्या होता है कि देखो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है। अब TCA साइकिल का जो इंटरमीडिएट्स है इसको इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये सिर्फ TCA साइकिल में इन्वॉल्व नहीं रहता है, ये और बहुत सारा काम करता है। क्या क्या काम करता है देखो, ये जो सक्सिनल कोएंजाइम है वो तुम्हारा पोरफाइन रिंग बनाता है, मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है सर, इसमें PCM भी पढ़ाया जाएगा। फुल फॉर्म में बताया, PCM तो बहुत सारे चीजें होता है, मीनिंग होता है। फुल फॉर्म बताइए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। CSI नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जनरली नहीं आते। केमिस्ट्री से कुछ कुछ क्वेश्चंस आएगा, थर्मोडायनेमिक्स से वो हम लोग करवा देंगे। फिजिक्स और जो मैथमेटिक्स है वहां से क्वेश्चन नहीं आता। भले आपको बायोलॉजिकल परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ जाए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, वो आपको हिरन में करवा देगा, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन आता है वो पार्ट में आता है, उसमें रीजनिंग होता है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आता है, तो वो अलग से होगा, वो अलग से हम लोग करवाएंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट। DBT में पूछा जाता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आता। तो ये जो आप टॉपिक में आते हैं कि जितना भी आपका इंटरमीडिएट्स है वो सिर्फ आपका TCA साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो सक्सिनल कोएंजाइम बनाता है पोरफाइन रिंग, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 हिम रिंग होता है, हिम के अंदर आपका पोरफाइन रिंग होता है ऐसे प्लेट लाइक, आप बीच में आपका Fe मॉलिक्यूल होता है, ऊपर ऑक्सीजन बाइंड करके रखता है। याद है, आ रहा है याद। उसके अलावा क्या करता है, ये जो आपका ऑक्सलो एसीटेट है ये क्या करता है, आपका एस्पार्टेट, एस्पाराजीन, पिरिमिडिन बनाता है। पिरिमिडिन मतलब आपका न्यूक्लियोटाइड्स जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। अल्फा कीटोग्लूटाइड ग्लूटामेट बनाता है, वहां से प्यूरिन बनता है, वो भी आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ग्लूटामाइन बनाता है, प्रोलिन बनाता है, अर्जिनिन बताया, क्योंकि नॉन एसेंशियल जो न्यूक्लिक एसिड है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, वो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो तो यहाँ से बन जाता है। साइट्रेट क्या करता है, फैटी एसिड बनाता है, स्टेरॉल बनाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट याद होगा आप लोगों को, पायरुवेट बनने से पहले एक स्टेप था फॉस्फोइनोल पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में, वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोनेओजेनेसिस के थ्रू, यहाँ पर ग्लूकोनेओजेनेसिस मान लो। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, फिनाइलिन, टायोसिन, ट्रिप्टोफेन, ये सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को बनाता है, ठीक है। उसके अलावा ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट ऑक्सैलो एसिड भी बनाता है यूजिंग फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस, ये एंजाइम के थ्रू। तो ये दो अलग अलग पाथवे है, ये आपका इरिवर्सिबल एंजाइम्स है अलग अलग, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल चीजें बताया। इसको रिप्लेनेशन एनापिलियोटिक रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है उसको रिप्लेनिश भी करना होता है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवे में इन्वॉल्व रहता है, और TC साइकिल में कमी ना हो जाए इसलिए रिप्लेनिश भी हो जाता है अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। और क्या क्वेश्चन, ये एटीपी कैलकुलेशन अभी किसी ने पूछा था, मैं नाम नहीं देखा था। दिस इज द एक्चुअल अप टू आपका ग्लाइकोलाइसिस से लेके TCA साइकिल तक जो कैलकुलेशन, ये मैं आपको यहाँ पर लिख दिया। ये लेलिंजर का बुक से है, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाएगा। अगर कभी आपका आप CSI नेट में अपेयर हुए और जो यहाँ पर मेंशन है वो आप मेंशन करके आए थे, बट CSI वाले आपको गलत बोल रहे हैं, तो जब चैलेंजिंग का ऑप्शन आएगा तब ये स्क्रीनशॉट चिपका देना और बोलना लेलिंजर का बुक से मैंने पढ़ा था और ये यहाँ पर ये लिखा है, आपने बोल रहे गलत है, वो गलत नहीं है। उस सिनेरियो में आपको नंबर मिल जाएगा। पार्थ फाइंडर का बुक चिपकाइएगा, आपको नंबर नहीं देगा वो, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दे हैव मेंशन इन द चैलेंजिंग पार्ट कि स्टैंडर्ड बुक से होना चाहिए, ना कि कहीं और बुक से होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ग्लूकोज आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,20 फॉस्फेट बन रहा है। तो अलग अलग इरिवर्सिबल स्टेप में कितना ATP बन रहा है पूरा कैलकुलेट करके लास्ट में लिखा गया है 30 से 32 आपका यहाँ पर ATP बनता है फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू पूरा TC साइकिल। दिख रहा है सबको, एवरीवन। देखो ये 3 NADH था, क्योंकि 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ग्लूकोज से हो रहा है, आप लोगों को बताया था। 2 पायरुवेट, 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 बार TC साइकिल, तो 3 × 2 6 मॉलिक्यूल NADH हो गया, 2 DTP हो गया, 2 FADH2 हो गया,
और आपका ये पूरा कैलकुलेशन दिखा है। ये वाला एनएडीएच जो है वो वाला एनएडीएच है, पायरुवेट से जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है। तो देखिए इसको इंक्लूड कर दिया। इसलिए आपको बोला था कि अगर पायरुवेट से बोला तो आपको एनएडीएच को इंक्लूड करना पड़ेगा। एक पायरुवेट में आपका 2 पायरुवेट होगा तो 2 आपका एनएडीएच बनेगा। ये भी आप गलती मत कीजिएगा। ये आपका फुल प्रोसेस है, आपको इसको याद रखना है, रेक्टिफिकेशन करके रखना है। 30 से 32 होता है, क्वेश्चन आता है तो इसको चिपका दीजिए। सबको समझ आया अभी तक जो बताया मैंने? एवरीवन गॉट इट? ये साइकिल है रेगुलेटरी पाथ कि कौन कौन सा क्या होगा। एटीपी नहीं रहेगा तो क्या होगा, और कैल्शियम एडीपी क्या आएगा तो क्या होगा। आई थिंक इसका टाइमर 4 मिनट दिया है मेरे को, उसके बाद गूगल मीट बंद हो जाएगा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, जो भी हो। तो ये आपका रेगुलेटरी पाथवेज है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। अभी के लिए ये बता देता हूँ कि ग्लाइऑक्सिजोम बोलते हैं, कुछ एक कंपाउंड होता है, मतलब एक ऑर्गेनेली होता है जो प्लांट में पाया जाता है। अब वहां पर एक पाथवे चलता है जिसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक है, तो लिपिड बॉडी से आपका ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड बनता है। वो फैटी एसिड आपका जाता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से सक्सिनेट आपका जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो सक्सिनेट आपका अल्टीमेटली मैलेट बना के आपका अल्टीमेटली सुक्रोज बनाता है, ग्लूकोज के। दिस साइकिल इज हैपनिंग इन द प्लांट, नॉट इन द एनिमल सेल्स। और इस साइकिल के थ्रू, जिस साइकिल के थ्रू ये होता है, जिसका नाम होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, प्लांट में पाया जाता है ग्लाइऑक्सिजोम के अंदर। क्वेश्चन आए तो बता देना, कभी कभी पार्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, हेलो तो या हेलो हाँ बोलो बोलो। गुड इवनिंग सर। या, सर मुझे कुछ क्वेश्चंस करने थे आपसे एग्जाम से रिलेटेड। हाँ बोलो। सर अभी रिसेंटली मैंने गेट एक्सेल के एग्जाम दिया था। अगर वो क्वालिफाई हो जाता है तो इंटरव्यू में जब अपीयरिंग करते हैं तो उसमें जो इंटरव्यू है उसका मीडियम इंग्लिश ही रहता है या हिंदी में भी हम दे सकते हैं इंटरव्यू? इंटरव्यू तो क्वेश्चन जो आते हैं वो आप हिंदी में अपियर हो सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप हिंदी में दीजिए। आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो ओके इंग्लिश सर। में दीजिए, नो इशू। और और सर ये एक क्वेश्चन था कि सर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, क्योंकि हम मतलब जितनी बार भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं, और जब ज्यादा पढ़ लेते हैं सब कुछ मिक्स हो जाता है। नहीं, ज्यादा नहीं ये पढ़ना ना, प्रॉब्लम है एक। तभी तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है। ओके सर। हाँ, ज्यादा पढ़ोगे तो भूल जाओगे। उतना ही पढ़ना है जितना ओके तुमको सर। चाहिए। अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तुम्हें जाके वहां पर सीएसआर में क्वेश्चन अपेयर होना है। ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन करना है, कम क्वेश्चन ओके भी सर। करोगे तो हो जाएगा। कैसे 120 के आसपास वो आपका कट ऑफ जाता है। 20 क्वेश्चन पार्ट बी में कर लीजिए, 20 क्वेश्चन पार्ट सी में कर लीजिए, 5 क्वेश्चन और आप सर पार्ट ए में कर लीजिए। हाँ बताओ। और सर एमएससी में जैसे सीजीपीए होता है, उसमें अगर किसी स्टूडेंट का सीजीपीए कम है, मान लीजिए अगर कम है, तो वो पीएचडी के इंटरव्यू में मतलब उसका कुछ मतलब होता है नो क्या नो उसका एक्स्ट्रा इम्पैक्ट। बेनिफिट? मेरा भी बहुत कम नंबर था 10 12 में, और मास्टर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, नो बडी विल केयर सर आप अबाउट इट। सर आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि मेरा मतलब इतना अच्छा स्कोर है नहीं। नहीं 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 नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए बस। 65% अगर हो? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके दौड़ेगा वो। सर। ओके सर। नो, कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा उसमें। तो जो बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, 2 मिनट बचा हुआ है, कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद खत्म हो जाएगा। जो बच्चे कोर्स एनरोल नहीं किए हो, जाके वेबसाइट में कोर्स एनरोल कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सर लिंक दे दिया हूँ। हाँ बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने आपको एक बार मैसेज भी किया था सर, मुझे ये डाउट हो रहा है कि ये जो एक सीयूईटी काम और करते हैं, गैट बी के मैं पीवाईक्यूज है, ये हेल्पफुल रुको, होते हैं क्या? मतलब गेट। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ।